हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम आपके लिए एक फिर से बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट नया टॉपिक ले आए हैं बायोमोलिक्यूल से, दैट इज द एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड भी हैं बच्चों जो एंजाइम जैसा काम करते हैं, जिन्हें राइबोजाइम्स कहा जाता है। और ये आरएनए एंजाइम्स होते हैं, यानी बेसिकली एंजाइम प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम जैसा काम करते हैं, बिहेव करते हैं, उन्हें राइबोजाइम कहते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ये आरएनए एंजाइम होते हैं बच्चों। ये सब बच्चों मैंने लिखा। और ये एंजाइम करते क्या है? ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये सारे चार्ट या डायग्राम जो आप देख रहे हो बच्चों, ये सभी बना हुआ है और ये सब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में है। इसमें बहुत सारी बातें बच्चों मैंने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते समय बता दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, क्लियर? तो एंजाइम्स कैटालिटिक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। और एंजाइम जो कि प्रोटीन है, तो इनके भी वही स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जो प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, उसमें एक्टिव साइट पाई जाती है। वो एक्टिव साइट करती क्या है बच्चों एंजाइम की? ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि हर एंजाइम में के टर्शियरी स्ट्रक्चर को अभ्यास देखें तो हमें दिखाई पड़ता है कि सब में एक्टिव साइट पाए जाते हैं। और ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को, यानी जिस पर रिएक्शन होना है, सबस्ट्रेट को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं और उससे बन जाते हैं, फिर वो कैटालिटिक रिएक्शन को परफॉर्म कर देते हैं। एंजाइम किसी भी कैटालिटिक रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मिलियन से ज्यादा, 10 मिलियन से ज्यादा रिएक्शन को फास्ट करने की पावर एंजाइम में होती है। इस चीज को प्रूव करने के लिए बच्चों यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, और ये एग्जांपल बच्चों आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम को समझने से पहले हमें यह भी जानना होता है बच्चों कि केमिकल रिएक्शन के दौरान फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, यानी फिजिकल प्रोसेस भी होता है। जैसे पानी का आइस में कन्वर्ट होना, ये फिजिकल प्रोसेस है, कोई फिजिकल बॉन्डिंग चेंज नहीं होती, लेकिन शेप बदल जाता है, मैटर बदल जाता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंजेस में ब्रेकडाउन होता है, बॉन्ड्स का टूटना होता है, बॉन्ड्स ब्रेक करते से नया प्रोडक्ट बन सके। तो एंजाइम को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन दौरान फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। इसी चीज को तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है। एक रिएक्शन की सहायता से मान लो पूछ लिया जाए कि कैसे होता है, तो केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस में जो चेंज होता है, उसका जो रेट होता है, दैट इज इंडिकेटेड बाय द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट पर यूनिट टाइम। तो ये जो बच्चों फॉर्मूला बना हुआ है कि केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस का जो रेट होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितने यूनिट टाइम में। तो दैट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रोसेस कह सकते हो, इज द डेल्टा पी, मतलब प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी पर यूनिट टाइम। इस रेट को बच्चों हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अगर रिएक्शन किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है तो उसे हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं बच्चों, उस दौरान किस स्पीड से चेंज हो रहा है, अगर जो स्पीड हम नापते हैं उसे रेट कहते हैं, दैट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन इसको वेलोसिटी तब कहते हैं जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। ये जो केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं बच्चों, इसको इस फॉर्मूले से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के साथ जो कहते हैं, उसमें देखा गया है कि कोई केमिकल रिएक्शन बिना एंजाइम की सहायता से, यानी बिना कैटालिस्ट की सहायता से, क्योंकि एंजाइम को बच्चों बायो कैटालिस्ट भी कहा जाता है, अगर बिना एंजाइम के रिएक्शन से या विदाउट केमिकल रिएक्शन या विदाउट कैटालिटिक एंजाइमेटिक रिएक्शन देखा जाए तो रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। और एंजाइम्स उस रिएक्शन को कई गुना फास्ट कर सकते हैं। इसका जिक्र बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में इस तरीके से फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहां देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करती है और बनाती है कार्बोनिक एसिड। अगर ये केमिकल रिएक्शन विदाउट एंजाइम होता है, यानी विदाउट कैटालिटिक एंजाइम रिएक्शन कह सकते हो, या कोई भी केमिकल ऐसा नहीं जो कैटालिस्ट जैसा काम कर रहा है, विदाउट एंजाइमेटिक रिएक्शन, तब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके कार्बोनिक एसिड किस रेट से बनाते हैं? यहां पे लिखा है बच्चों, ओनली 2000 मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड पर आवर। एक घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल बच्चों कार्बोनिक एसिड के बनते हैं। कब? जब कोई एंजाइम नहीं, कोई कैटालिस्ट नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही हमने साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का यूज किया, अब देखो विद कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इस एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन को काफी फास्ट, बहुत रेट बहुत फास्ट रहता है और बनता है कार्बोनिक एसिड। जरा देखो कितना बना, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड,
6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। आप अंतर देखो बच्चों यहां पर कि विदाउट एंजाइम केमिकल रिएक्शन में केवल 200 मॉलिक्यूल्स 1 घंटे में बन रहे हैं, और जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम डाला गया उससे रिएक्शन कितना कर दिया, 6 लाख मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड। यहां पर और यहां पर कितना बड़ा अंतर है बच्चों, आप देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम एक्सेलरेटेड द रेट ऑफ रिएक्शन अबाउट 10 मिलियन टाइम। 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन को भी 10 लाख से मल्टीप्लाई, कितने ज्यादा गुना बच्चों रेट या वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब एंजाइम वास्तव में इंडीड कह सकते हो, वास्तव में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो हमारे ख्याल से ये इस एग्जांपल से भी आपको समझ में आ गया। क्लियर? हर एंजाइम में बच्चों एक्टिव साइट पाई जाती है। वो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट, उस केमिकल जिस पर एंजाइम रिएक्शन करने वाला है उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को एंजाइम किसमें कन्वर्ट करता है बच्चों, प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट। और एंजाइम में क्या पाए जाते हैं, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट फॉर सबस्ट्रेट। और ये केमिकल रिएक्शन कैसे होता है बच्चों, ध्यान से यहां पर देखो। एंजाइम पहले सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है या अपने साथ उसको बांधता है कह सकते हो, और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एक ट्रांजिट पीरियड, बहुत कम समय के लिए बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और एंजाइम अनचेंज एंजाइम बच जाता है। और इस एंजाइम चूंकि अपना कोई शेप साइज नहीं बदलता, तो एंजाइम बच गया, वो एक तरीके से प्रोडक्ट को अलग कर दिया। और ये एंजाइम को हम फिर से यूज कर सकते हैं, दोबारा किसी सबस्ट्रेट से बाउंड करने के बाद अपना रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन किया, क्या बना बच्चों, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इससे शॉर्ट पीरियड में क्या बना, अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट रिलीज हो गया, एंजाइम फ्री हो गया, और इस एंजाइम को हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके पहले एंजाइम्स के एक्टिव साइट से बंद करके उसका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है बच्चों, बिकॉज इट इज एसेंशियल। जब तक ये नहीं बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तब तक वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो ये पीरियड बहुत कम समय, शॉर्ट लिव होता है। तो इस चीज को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, जिससे तुम्हें और आसान हो जाए। तुम्हारी एनसीईआरटी में रिएक्शन बना हुआ है बच्चों, लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हो कि एंजाइम ने पहले सबस्ट्रेट को बांधा कहां पर, अपने एक्टिव साइट पर, और क्या बना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसका बनना बहुत जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एक क्षणिक समय के लिए बनाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। आपने देखा ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। इसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट अलग हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और ये एंजाइम फ्री है, कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। इसका इस्तेमाल हम फिर से कर सकते हैं। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम कैसे रिएक्शन करता है, इसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में डिटेल में तो नहीं किया गया, लेकिन दो थ्योरी बच्चों को बता देता हूं। एक थ्योरी का नाम है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, दैट वाज गिवन बाय मिस्टर एमिल फिशर, और दूसरे बच्चों इंड्यूस्ड फिट मॉडल बाय मिस्टर कोस्टरेड। तो मोड ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय दीस टू थ्योरी। तो एंजाइम अपने साथ सबस्ट्रेट को कैसे बांधता है, पहली थ्योरी बच्चों लॉक एंड की हाइपोथेसिस थ्योरी, जैसे ताला कुंजी जैसा होता है। एंजाइम के अंदर खांचे होते हैं, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस खांचे होते हैं एक्टिव साइट्स पर, उसमें जाके सबस्ट्रेट बन जाता है, इसी को कहा गया लॉक एंड की हाइपोथेसिस। और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये थोड़ा सा बच्चों याद रखना। तो हमारे पास ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है बच्चों ये ग्राफ, ये ग्राफ समझ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये बच्चों वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी कोऑर्डिनेशन, जिसे तुम्हारी एनसीईआरटी में पोटेंशियल एनर्जी भी कहा गया है। और एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चों, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी कितनी तेजी से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है। उसमें कह सकते हो बच्चों सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में बदलने में की प्रक्रिया कैसे चल रही है, उसे कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब इस ग्राफ को देखो बच्चों, यहां पर सबस्ट्रेट मिडिल में दे दिया गया सबस्ट्रेट बच्चों। अब सबस्ट्रेट के ये दो तुम्हारे सामने ग्राफ बने हुए हैं, पहला ग्राफ दूसरा ग्राफ। पहला ग्राफ आपको बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है बच्चों, फिर आपके प्रोडक्ट बना, और दूसरा ग्राफ बहुत छोटा सा दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो उसके पहले ये जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा, कैटालिटिक प्रोसेस परफॉर्म होगा बच्चों, तो ये सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया में आता है तो उसको अपनी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना होता है, अपनी ट्रांजिशन स्टेट तक।
जब तक सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेज तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है बच्चों कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिकली नहीं होती, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, यानी सबस्ट्रेट को भी प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तुरंत नहीं कन्वर्ट होगा, पहले उसको उस रूप में जाना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिससे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो, तो वो ट्रांजिशन स्टेज में पहुंचे, यानी बदलाव की स्थिति में पहुंचे, और उस बदलाव की स्थिति में पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इस समय जितनी एनर्जी चाहिए, इस समय जितनी एनर्जी चाहिए, उसमें जो डिफरेंस होता है बच्चों, उसी डिफरेंस को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले अपनी उस अवस्था में पहुंचे जिससे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लायक बन जाए, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। और इसमें जितना एनर्जी लगता है सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है बच्चों, उसी एनर्जी लेवल को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर विदाउट एंजाइम कोई रिएक्शन हो रहा है, विदाउट कैटलिस्ट कोई रिएक्शन हो रहा है, तो एंजाइम को सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ग्राफ काफी ऊपर तक जा रहा है। पढ़ो कहां लिखा हुआ बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, इसे आप नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन भी कह सकते हो। यानी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में अगर बिना कैटलिस्ट के या बिना एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि सबस्ट्रेट को अपनी ट्रांजिशन स्टेज में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए कहा गया एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। लेकिन अगर एंजाइम या बायोकैटालिस्ट मिल जाए तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो सकता है। यानी सबस्ट्रेट को अगर एंजाइम ने अपने साथ बांध दिया तो एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को कम कर सकता है। इसीलिए यहां पर देखो बच्चों, अब ये सबस्ट्रेट अपनी ट्रांजिशन स्टेट में बहुत जल्दी पहुंच गया, यानी बहुत कम एनर्जी में, इसे कहा गया एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, यानी एंजाइमेटिक रिएक्शन। आप खुद देख सकते हो यहां से यहां तक ग्राफ में दोनों में पीक पे कितना बड़ा अंतर है। इसका मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम की सहायता से अगर ट्रांजिशन स्टेज पहुंचता है या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है तो उस समय एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम चाहिए, इसलिए ग्राफ बहुत नीचे आ जाता है। तो सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचने में जितनी एनर्जी खर्च होती है बच्चों, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। का जो डिफरेंस होता है, अगर विदाउट एंजाइम कोई रिएक्शन होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, और एंजाइम या बायोकैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर देते हैं, जिससे सबस्ट्रेट बहुत तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ट्रांजिशन स्टेज में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो हमारे ख्याल से बच्चों आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेज में जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। विदाउट एंजाइम होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ट्रांजिशन स्टेज का पीक काफी जल्द देर में आएगा। और सबस्ट्रेट अगर एंजाइम की सहायता से रिएक्शन करेगा तो ट्रांजिशन स्टेज बहुत जल्दी आ जाएगी और वो तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों देखो मैंने यहां लिखा है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस डू नॉट स्टार्ट ऑटोमेटिकली, अपने आप स्टार्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी को यहां पर एंजाइम के एक्शन बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी कहा गया है। but needed some external energy to start chemical reaction called as activation energy। और तुम्हारी एनसीईआरटी के हिसाब से सबस्ट्रेट के ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल होता है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ग्राफ कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ट्रांजिशन स्टेट पहुंचता है, सबस्ट्रेट को जितनी एनर्जी चाहिए और ट्रांजिशन स्टेट को जितनी एनर्जी चाहिए, इसमें जो डिफरेंस होता है उसी कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और एंजाइम इस एनर्जी बैरियर को तोड़ देता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और सबस्ट्रेट तेजी से ट्रांजिशन स्टेट पहुंचने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जिक्र बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया, लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें एग्जांपल्स बता देता हूं कितनी एनर्जी का डिफरेंस आता है। यहां देखो बच्चों मैंने लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, अगर सुक्रोज बिना एंजाइम के ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों बहुत ज्यादा चाहिए होती है, करीब करीब 32,000 कैलोरी पर मोल। इसका मतलब जो सोचो बच्चों कि सुक्रोज अगर बिना एंजाइम की सहायता से प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है तब एक्टिवेशन एनर्जी यानी उसे ट्रांजिशन स्टेज में पहुंचने में 32,000 कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अगर सुक्रोज पर सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम काम कर दे तो वो सुक्रोज को तेजी से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है और तब एनर्जी कितनी चाहिए, देखो बच्चों 9000 कैलोरी पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बच्चों भले तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में है
इस ग्राफ को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसलिए बच्चों मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया कि आप देखो कि एक एग्जांपल लेके कि सबस्ट्रेट अगर सुक्रोज है और एनर्जी नहीं है, तब इसको प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने के लिए 32,000 कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट सुक्रोज है और एंजाइम सुक्रेज है, तो ये सबस्ट्रेट यानी सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में बहुत तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उस समय केवल कितनी एनर्जी खर्च होगी बच्चों? 9000 कैलोरी। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो, उसी से आपको एक ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझ में आने के बाद बच्चों, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ट्रांजिशन स्टेट पे जाना पड़ेगा। उसमें जितनी एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। विदाउट एंजाइम ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, विद एंजाइम ये एनर्जी बहुत कम होती है। हमारे ख्याल से आपको ये ग्राफ बच्चों समझ में आ गया होगा। क्लियर? एंजाइम को बच्चों का क्लासिफाइड किया जाए तो एंजाइम को बच्चों क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दे परफॉर्म। वो किस तरीके का केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसे तुम्हारी एनसीईआरटी में कहा गया है टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज। आप ये भी कह सकते हो द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दे परफॉर्म। जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, उनको 6 क्लासेस में, 6 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है और फिर हर क्लास को, ईच क्लास को 4 to 13 सब क्लास में भी डिवाइड किया गया है। यानी एंजाइम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दे परफॉर्म या द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दे कैटेलाइज। 6 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड ईच क्लास या ईच टाइप हैज 4 to 13 सब क्लासेस, सब टाइप कह सकते हो बच्चों। और इनके लास्ट में जो नाम दिए गए वो 4 डिजिट नंबर, लास्ट में ASE लगा होता है, यानी डिवाइडेड इन 6 क्लासेस ईच विद 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय ए 4 डिजिट नंबर। लास्ट में बच्चों कोई भी एंजाइम है, लास्ट में ASE 4 डिजिट का नंबर लगा होगा, इसलिए जितने भी एंजाइम है उनके लास्ट में ASE लगा होता है। और ये 6 मेन क्लासेस कौन कौन से बच्चों? ऑक्सीडो रिडक्टेसेस या इन्हें डीहाइड्रोजनेसेस भी कहते हैं, दूसरा ट्रांसफरेसेस, तीसरा हाइड्रोडेसेस, चौथा लाइसेसेस, पांचवा आइसोमेरेसेस और छठा लाइगेसेस। ये 6 मेन टाइप्स होते हैं। यानी कौन कौन से? ऑक्सीडो रिडक्टेसेस या डीहाइड्रोजनेसेस, ट्रांसफरेसेस, आइसोमेरेसेस, हाइड्रोडेसेस, लाइसेसेस, लाइगेसेस, ये सब बच्चों 6 मेन टाइप के एंजाइम्स होते हैं। जो एंजाइम्स है बच्चों, चूंकि वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो इनमें भी आगे देखा गया, चूंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर सब देखे गए हैं, तो एंजाइम को भी साइंटिस्टों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होता है सिंपल एंजाइम, तो दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जिन्हें होलो एंजाइम भी कहा जाता है। जो सिंपल एंजाइम होते हैं बच्चों वो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, उसमें कोई एडिशनल ग्रुप नहीं होता, वो सिंपल एंजाइम होते हैं। लेकिन जो कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, उसमें प्रोटीन के अलावा कुछ एडिशनल ग्रुप भी पाया जाता है। उस चीज को बच्चों मैंने यहां पर लिखा है, ये नीट पे पूछा गया क्वेश्चन है, आप यहां आ भी सकता है। होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम, यानी प्रोटीन के अलावा कुछ और भी पार्ट, यानी कुछ और चीजें इसके साथ जुड़ी होंगी। इसीलिए साइंटिस्टों ने देखा कि होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम में 2 चीजें होती है। एक होती है प्रोटीन पार्ट, उसे एपो एंजाइम कहा जाता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं बच्चों, उन्हें कोफैक्टर्स कहते हैं। ध्यान रखना, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर्स कहा जाता है। और ये जो कोफैक्टर्स होते हैं बच्चों, ये 3 तरह के होते हैं: प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। इसमें से प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और मेटल आयन ये इनऑर्गेनिक होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसा काम करता है। कोएंजाइम में बहुत सारे विटामिन जैसे नियासिन या विटामिन कह सकते हो बच्चों, ज्यादातर वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी। और मेटल आयंस जैसे कुछ एंजाइम में बच्चों जिंक पाया जाता है, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लैक्टोज डीहाइड्रोजनेज, कॉपर, टायरोसिनेज, ये सारी बातें बच्चों मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते समय पहले ही बता दिया था। तो एक बार फिर से बच्चों, एंजाइम 2 होते हैं, सिंपल एंजाइम जिसमें केवल प्रोटीन होती है, कोई दूसरा ग्रुप नहीं जुड़ा होता। दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या होलो एंजाइम, जिसमें प्रोटीन के अलावा कुछ एडिशनल ग्रुप भी होता है। इसमें 2 पार्ट, प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपोएंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स बच्चों 3 होते हैं, पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम और तीसरा मिनरल या मेटल आयंस। इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और जो मेटल आयन होता है बच्चों वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसके एग्जांपल में बच्चों मैंने रास्ते में बताया था, लेकिन फिर समझ लो, जैसे हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट इज द ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे एंजाइम में जो विटामिन होती हैं वो कोएंजाइम, याद करो मैंने पढ़ाते सिखाया था वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एक्ट्स एज द कोएंजाइम। तो बहुत सारे एंजाइम में विटामिन बी एंड सी, खासकर नियासिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सब पढ़ा चुका हूं।
और मेटल आयंस, कुछ एंजाइम में मेटल्स होते हैं जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लैक्टोज डीहाइड्रोजेज में पाया जाता है बच्चों जिंक, और कॉपर पाया जाता है टायरोसिनेज। जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं बच्चों, अगर ये मिनरल आयंस या कोफैक्टर्स नहीं होते तो एंजाइम की एक्टिविटीज कम हो सकती है। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब एंजाइम्स का प्रभाव अगर देखा जाए तो एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बदलती है तो भी फर्क आता है। इसको बच्चों मैंने यहां पर ग्राफ से बताया, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। बच्चों अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे, पीएच में चेंज करेंगे और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो भी एंजाइम के एक्शन में फर्क आ जाता है। बहुत सारे एंजाइम बच्चों अपना बेस्ट एक्टिविटी, हाईएस्ट एक्टिविटी करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर पीएच पर। जब पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर पीएच पर काम करेंगे, बेस्ट एक्टिविटीज करेंगे, तो इनका हम ग्राफ अगर देखें तो इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर और पीएच को देखोगे, पीएच का टेम्परेचर तो ये पीक पर है। पीक का मतलब अपने बेस्ट पीएच पर सबसे अच्छा काम करते हैं, बहुत हाईएस्ट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसे ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सब कहें, सब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया जा चुका है, जैसे पेप्सिन है बच्चों, वो स्टमक पे काम करता है और 1.8 पीएच पर बेस्ट एक्शन करता है। हाईएस्ट एक्टिविटीज पेप्सिन की 1.8 पीएच पर, तो वो उसका ऑप्टिमम पीएच हो गया। ऐसे ही हम लोग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर वो बेस्ट एक्ट करता है, हाईएस्ट पीक हो जाएगा तो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? बेल शेप ग्राफ आता है। इधर क्या है बच्चों? एंजाइमेटिक एक्टिविटीज या वेलोसिटी, इसका मतलब ये अपने पीक पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है बच्चों, इसका भी प्रभाव पड़ता है। शुरू में अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एंजाइम चूंकि ज्यादा है तो तेजी से रिएक्शन करते हैं और उसको मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचा देते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों ये जो ग्राफ बना ये तो दोनों बेल शेप है बच्चों, पीएच और टेम्परेचर का ग्राफ बेल शेप होता है। लेकिन जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्राफ होता है बच्चों वो हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। कैसा होता है? हाइपरबोलिक। आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो चूंकि उस समय एंजाइम ज्यादा होते हैं तेजी से रिएक्शन को बढ़ा देता है और फिर उसकी वेलोसिटी को मैक्सिमम बढ़ाता है, मैक्सिमम पहुंचाता है, वी मैक्स, और यहां लिखा है हाफ वी मैक्स, यानी जस्ट हाफ। तो एंजाइम शुरू में ज्यादा होते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया, तेजी से वेलोसिटी बढ़ाया और वो अपने उसको पीक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा देता है। लेकिन उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो भी बच्चों अब वो नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि अब एंजाइम का लेवल कम है। शुरू में एंजाइम ज्यादा थे तो उन्होंने तेजी से उसको बढ़ाया रिएक्शन को और उसके मैक्सिमम वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचा दिया। उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फिर वो कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि एंजाइम का लेवल बहुत कम हो जाता है। इस ग्राफ में तुम्हारी एनसीईआरटी में हाफ वी मैक्स पर एक कांस्टेंट दिया गया बच्चों Km। इसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में किया तो गया है लेकिन तुम्हें बताया नहीं गया कि Km क्या है। देखो Km और यहां पर वी मैक्स हाफ। Km बच्चों एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसे सबसे पहले एक्सप्लेन किया था मिस्टर मिचेलियस एंड मेंटन, इसीलिए से मिचेलियस मेंटन कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो Km बच्चों एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ये बताता है कि किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर, किस सबस्ट्रेट यानी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर जो V मैक्स वेलोसिटी है वो हाफ हो जाती है। तो Km दैट्स अ मिचेलियस-मेंटन कांस्टेंट, ये बताता है, इंडिकेट करता है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है कि एट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द V मैक्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर अपनी हाफ को अटेन कर लेती है उसे कहते हैं Km, मिचेलियस-मेंटन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की खास बात ये है कि ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स, यानी Km मिचेलियस-मेंटन कांस्टेंट इंडिकेट करता है एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। ये अपने सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की एफिनिटी को बताता है क्योंकि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, हर सबस्ट्रेट के अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है। तो Km जो कांस्टेंट है वो ये बताता है कि एंजाइम की एफिनिटी अपने सबस्ट्रेट के लिए कितनी है, कैसे। ये ध्यान रखना बच्चों, हाई लेवल को समझ सकता है। अगर हाई Km वैल्यू है तो इसका मतलब एंजाइम की एफिनिटी अपने सबस्ट्रेट के लिए कम है, लो है, और अगर लो Km है, Km की वैल्यू कम है, इसका मतलब एंजाइम की एफिनिटी अपने सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा है। यानी हाई Km लो एफिनिटी ऑफ एंजाइम बताता है और लो Km हाई एफिनिटी ऑफ एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए बताता है। तो हमारे ख्याल से ये ग्राफ भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो एंजाइम की बच्चों कुछ बातें जो आपके बायोमोलिक्यूल्स में है ये सब मैंने आपको बता दिया। एक चीज बच्चों और आपको बता दें, जो चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं।
एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइमेटिक रिएक्शन डबल भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, डिपेंड करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के लेवल पर। यानी एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस वो डबल भी हो सकता है, वो हाफ भी हो सकता है, डिपेंड करता है एंजाइम टू एंजाइम। तो हमारे ख्याल से ये सारी बातें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी और एक आध क्वेश्चन बच्चों आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये बायोमोलिक्यूल्स का एंजाइम टॉपिक था और हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों। फिर